So hi everyone, my name is Komal Sharma and currently I'm working as an assistant lecturer at the Institute of Hotel Management, Ranchi. So today we're going to talk about a very important component of the NCHM JEE exam, which is the English language component. So let's just quickly take a look at the various components of the NCHM JEE exam. Okay, so as you can see that the total questions that you are going to get in the exam are 200, and out of the 200 questions, the maximum number of questions that you are going to get are from the English language component. आप देख सकते हैं that you have to get the 60 questions in that particular exam. तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा important बन जाता है कि आप English language component को जो है बहुत ज़्यादा seriously और उसके लिए बहुत ज़्यादा practice करिए. Now let's move forward towards the various topics that you have to study for the English language. Okay. So these are all the topics for the English language. The first one is your reading comprehension. So बेटा reading comprehension में क्या होता है, आपको एक passage दिया जाता है और उस passage के नीचे कुछ questions दिए जाते हैं जो आपको solve करने होते हैं. ठीक है, आपको passage को पढ़ना है और जो आपको questions दिए जाएंगे उनको आपको passage को देख के solve करना होगा. Next हमारे पास आ जाता है synonyms and antonyms. पहले बात कर लेते हैं synonyms की. तो synonyms का अगर हम मतलब समझेंगे, synonyms का मतलब होता है सिमिलर वर्ड. हिंदी में जैसे आप लोगों का होता है पर्यायवाची शब्द कि आपको एक शब्द दिया होगा और उसका सिमिलर वर्ड आपको 4 ऑप्शंस में से जो है ढूंढ के बताना होगा. दूसरा हमारे पास आता है एंटोनिम्स. एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड. हमें एक वर्ड दिया होगा क्वेश्चन में, उसका हमें ऑपोजिट वर्ड या फिर उल्टा वर्ड ढूंढ के ऑप्शंस में से निकालना है. जैसे कि आप समझ सकते हैं गुड का अगर आप समझ लो तो क्या होगा, बैड होगा ऑपोजिट वर्ड. हॉट का क्या ऑपोजिट वर्ड होगा, कोल्ड होगा. तो इस तरीके से आपको एक शब्द दिया होगा और उस शब्द का आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है. थर्ड हमारे पास आ जाता है इडियम्स. नाउ इन हिंदी आपने सुना होगा मुहावरे. हिंदी में आपने पढ़े होंगे मुहावरे, तो इंग्लिश में हम मुहावरों को कहते हैं इडियम्स. ठीक है, आपको एक मुहावरा दिया होगा, एक इडियम दिया होगा इंग्लिश में और उस इडियम का आपको मतलब ढूंढ के निकालना है जो आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे क्वेश्चन में. नेक्स्ट वी हैव स्पेलिंग करेक्शन. आपको क्या दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा दैट यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. 4 आपको ऑप्शंस दिए होंगे, 3 ऑप्शंस में जो होगा स्पेलिंग गलत होगी और एक ऑप्शन होगा जिसमें स्पेलिंग करेक्ट होगी. तो आपको स्पेलिंग्स भी जो है वर्ड्स की सबकी आनी चाहिए. नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसमें आपको एक लाइन दी जाएगी और उस लाइन के लिए आपको एक शब्द ढूंढ के निकालना है ऑप्शंस में से जो वो लाइन को जस्टिफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे द पर्सन इज वेरी वेरी अपसेट एंड ही इज फीलिंग वेरी लो. तो हमने क्या बोला, ही इज वेरी अपसेट एंड ही इज फीलिंग वेरी लो. तो ये पूरी लाइन ना बोलने के बजाय अगर हम एक वर्ड से इस लाइन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा वर्ड मिजरेबल. तो हम कहेंगे दैट ही इज वेरी मिजरेबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल लाइन that person is very upset and he is feeling very low. उसकी जगह हम एक ही वर्ड यूज करेंगे which is miserable. So this is your one word substitution. Next is sentence correction. आपको सेंटेंस दिया होगा एक और आपको उसमें कुछ इनकरेक्ट दिया होगा, एक वर्ड इनकरेक्ट दिया होगा या ग्रामर उसमें कुछ इनकरेक्ट होगी, उसको आपको ऑप्शंस में से जो है सही सेंटेंस को ढूंढ के निकालना होगा. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन बचपन से करते आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को ढूंढ के आपने उस पैसेज को पढ़ के आपने जो है फिलअप्स को उनको फिल करना है ब्लैंक्स को क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज ग्रामर. अगेन बचपन से आप पढ़ते आए हैं, थोड़ा ग्रामर पे भी ध्यान देंगे. लास्ट वन इज वोकैबुलरी. ना वोकैबुलरी के लिए बेटा एक अगर सजेशन, एक एडवाइस अगर आप एक टीचर से लेंगे तो आई वुड सजेस्ट दैट यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, यू स्टार्ट रीडिंग मैगजीन. और उसमें आप क्या कर लीजिए, जैसे भी आपको जो नए वर्ड्स मिलते हैं उस मैगजीन या न्यूज़पेपर में उनको आप अपने पास हाईलाइट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए. एक छोटी सी अपने पास नोटबुक बना लीजिए. जो भी नए वर्ड्स आप दिन में पढ़ते हैं उन वर्ड्स को वहां पे लिखिए, साथ में उसका मीनिंग लिखिए. इससे क्या होगा, आपकी लाइफ टाइम के लिए वोकैबुलरी जो है बिल्डअप होती रहेगी धीरे धीरे करके. ठीक है, अगर आप एक साथ एक बुक में सारे के सारे वोकैबुलरी के ऑप्शंस पढ़ने लग जाएंगे तो आप लोगों के लिए वो चीज बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी आपके माइंड के लिए. सो आई वुड सजेस्ट कि धीरे धीरे करके आप लोग बुक से, मैगजीन से और न्यूज़पेपर्स को पढ़ के आप नॉलेज भी गेन करेंगे और साथ साथ आपका वोकैबुलरी भी जो है इंप्रूव हो जाएगा. ठीक है,
So these are the 9 topics that you are going to get in the English language component of the exam. So in this video we are going to do some practice questions of some topics. The topics that we are going to practice are, the first one is reading comprehension, synonyms and antonyms, idioms, spelling correction and one word substitution. तो इन टॉपिक्स के हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, उनको हम जरा सा प्रैक्टिस कर लेंगे इस वीडियो में. ओके, सो फर्स्ट वील बी स्टार्टिंग विद synonyms and antonyms. Okay, so this is the question for your synonyms. Choose the word nearest in meaning to the word in कैपिटल्स. आपने सिनोनिम ढूंढ के निकालना है इस सेंटेंस में से जो वर्ड कैपिटल में दिया हुआ है. सो द सेंटेंस इज द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन. तो हमें विजिलेंट शब्द का जो है सिमिलर वर्ड इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढ के निकालना है. ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि विजिलेंट जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है. विजिलेंट का मतलब होता है चौकन्ना, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अटेंटिव रहता है. ठीक है, तो हम ऑप्शंस में से देख लेते हैं कि चौकन्ना या जो अटेंटिव होता है इंसान, उसमें सिमिलर वर्ड कौन सा होगा 4 ऑप्शंस में से. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्मार्ट. स्मार्ट का मतलब नहीं होता है अटेंटिव. नेक्स्ट इज एम्बिशियस. एम्बिशियस का मतलब तो होता है जो बंदा बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड होता है, तो ये भी नहीं है. एंड द थर्ड वन इज वॉचफुल. तो हाँ, वॉचफुल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो चौकन्ना रहता है, अटेंटिव काफी ज्यादा रहता है. सो विजिलेंट वर्ड का जो क्लोजेस्ट मीनिंग यहाँ पे क्लोजेस्ट वर्ड है वो है आपका तीसरा ऑप्शन विच इज वॉचफुल. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर द ऑपोजिट वर्ड, मतलब के एंटोनिम का क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ऑपोजिट वर्ड फॉर ग्रिजली. ग्रिजली वर्ड जो है इसका आपने ऑपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड जो है इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढ के बताना है. फर्स्ट लेट्स जस्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रिजली. ग्रिजली का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा चीज जो बहुत ज्यादा डरावनी है. ठीक है, देखने को जो बहुत ज्यादा डरावनी लगती है उसको आप ग्रिजली कहते हैं. ठीक है, जैसे ग्रिजली बियर होता है. ठीक है, तो काफी डरावना होता है बियर देखने के लिए. तो इन 4 ऑप्शंस में से हम देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड है जो ग्रिजली का जो है ऑपोजिट होगा. पहले ही वर्ड में हमें आता है अट्रैक्टिव. ठीक है, अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो देखने में काफी सुंदर हो. ग्रिजली अगर होता है देखने में काफी डरावना, तो अट्रैक्टिव होता है हमारे पास उसका बिल्कुल उल्टा, मतलब कि देखने में सुंदर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अट्रैक्टिव. द ऑपोजिट वर्ड फॉर ग्रिजली इज अट्रैक्टिव. दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं. मॉन्स्ट्रस. अगर हमारे पास सिनोनिम का वर्ड हुआ होता तो शायद हम मॉन्स्ट्रस को जो है टिक करते. तीसरा है हमारे पास डिस्गस्टिंग. अगेन ग्रिजली से मिलता जुलता है, जो देखने में हमें अच्छा नहीं लगता उसको डिस्गस्टिंग हम कहते हैं. और लोथसम. लोथसम का मतलब होता है घृणा करना किसी चीज से, तो घृणा करना भी हमारा ऑपोजिट वर्ड फॉर ग्रिजली नहीं होगा. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन विच इज अट्रैक्टिव. ओके, सो हमारा एक सिनोनिम का क्वेश्चन हो गया, एक एंटोनिम का क्वेश्चन हो गया. आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, अब हमारे पास आ जाता है स्पेलिंग करेक्शंस रिलेटेड. ठीक है, ये 4 आपको स्पेलिंग दी हुई है, 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. इन 4 ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ये 4 ऑप्शंस में से इसके लिए आपको जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है ढंग से उसको ढूंढना आना चाहिए. यू शुड हैव आई टू डिटेल, क्योंकि एक वर्ड भी इधर उधर होने से पूरी की पूरी स्पेलिंग जो है गलत हो जाती है. हमारे पास वर्ड है ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ब्यूरोक्रेसी का ये स्पेलिंग नहीं होता है. दिस इज इनकरेक्ट. अगर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, BURCUCRACY. नहीं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन पे हम आ जाते हैं जो शायद मुझे थोड़ा सही लग रहा है. ब्यूरो का अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो होता है BUREAU. ये हो गया ब्यूरो, और उसके आगे अगर क्रेसी लगा दोगे CRACY, तो ये हो गया आपका ब्यूरोक्रेसी, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, सो आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट बी वेरी वेरी विजिलेंट, बी वेरी वेरी कीप एन आई टू डिटेल व्हेन यू आर स्टडिंग द मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. तो वर्ड्स को बहुत, उनकी स्पेलिंग बिल्कुल आप जो है अच्छे से देखिए, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दीजिए. आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. वर्ड हमारे पास दिया हुआ है मिलियनेयर. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव वन थिंग मिसिंग. ये करेक्ट स्पेलिंग आपकी नहीं है. MILLIONAIR. ठीक है, ये करेक्ट नहीं है. अगला हमारे पास ऑप्शन है MILLIONNAIRE. इसमें ये जो है एक्स्ट्रा दिया हुआ है N. ठीक है, तीसरे पे हम आ जाते हैं MILLIONNAIRE. यहाँ पे भी एक L जो है वो
मिसिंग है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सारी चीजें जो है करेक्ट हैं? दैट इज द थर्ड ऑप्शन, MILLIONAIRE, मिलियनेयर। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मिलियनेयर वर्ड। तो आपने तीसरे ऑप्शन को जो है टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। जैसे हमने बात करी थी स्टार्टिंग में टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसके लिए। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम स्लैश फ्रेज। तो हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है द रोल ऑफ प्रियंका चोपड़ा इन अ पॉपुलर सीरीज ऑफ क्वांटिको वॉज टेलर मेड फॉर हर। हमारे पास यहाँ पे इडियम दिया हुआ है टेलर मेड। तो टेलर मेड का क्या मतलब होता है? इन चार ऑप्शंस में से जो है हम चूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज टू बी कंप्लीटली सूटेबल फॉर समवन। सेकंड ऑप्शन इज टू फील मोर कंफर्टेबल और रिलैक्स। थर्ड ऑप्शन इज टू मेक द सिचुएशन वर्स एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू ट्रीट समवन। तो टेलर मेड का क्या मतलब होता है? आपको क्या लगता है इसके अकॉर्डिंग? आई थिंक दैट द करेक्ट ऑप्शन विल बी टू बी कंप्लीटली सूटेबल फॉर समवन। ऐसी चीज जो आप ही के लिए बनी हो उसको हम कहते हैं टेलर मेड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कंप्लीटली सूटेबल फॉर someone. This will be the correct option, to be completely suitable for someone की मतलब आप ही के लिए जो चीज बनी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Again another question related to idiom or phrases. The question is choose the alternative that best expresses the meaning of the idiom slash phrase. The sentence which is given to us is this medicine worked like a charm. तो idiom जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो है worked like a charm. इसका हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव। सेकेंड ऑप्शन इज टू बी इफेक्टिव एंड थर्ड ऑप्शन इज टू बी हेल्दी एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू बी चार्मिंग। तो आपको क्या लगता है? एक मेडिसिन है विच हैज वर्कड लाइक अ चार्म। इसका क्या मतलब हम समझते हैं? इसका मतलब होता है टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल और इफेक्टिव। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुई है, उसको आप कहेंगे वर्कड लाइक अ चार्म। सो दिस मेडिसिन has been very successful and very effective, उसको हम कहेंगे the medicine has worked like a charm. So the correct option for this will be to be completely successful and effective, the first option. Okay, अब आ जाता है हमारा next topic पे which is one word substitution. Question for this is out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given sentence. आपको ये sentence दिया हुआ है और आपने इसको substitute करना है एक स्पेसिफिक वर्ड से। द सेंटेंस इज अ लवर ऑफ गुड फूड। ऐसा इंसान जिसको खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, अच्छा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उसको आप क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास कॉनेज्योर, दूसरा ऑप्शन है गोरमे, तीसरा ऑप्शन है ऑनररी एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो एक एक करके समझ लेते हैं इनके मीनिंग क्या होते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कॉनेज्योर। कॉनेज्योर का मतलब होता है एनीवन हु हैज अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट आर्ट्स, very good knowledge about food, very good knowledge about music, that person is known as connoisseur. ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है गोरमे। गोरमे का मतलब ही होता है बहुत अच्छा खाना। So someone who is a lover of good food is also known as gourmet और gourmand. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो closest option for a lover of good food आएगा वो आएगा हमारे पास गोरमे। Okay, so the correct option for this question will be a lover of good food is known as gourmet. ठीक है, दूसरे ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं, उनका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि वो क्यों नहीं आपके करेक्ट ऑप्शंस होंगे। द वर्ड इज ऑनररी। ऑनररी का मतलब होता है किसी को कुछ ऑनर देना, कुछ किसी को कुछ उपाधि देना, उसको आप कहते हैं ऑनररी। अगला हमारे पास आ जाता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब आपकी कंपनी या आपका बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ सम मनी और समथिंग। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये दोनों वर्ड्स और ये तीसरा वाला भी जो है अ लवर ऑफ गुड फूड के साथ जो है बिल्कुल भी मैच नहीं होते हैं। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऑनररी और इंसॉल्वेंट नॉट एट ऑल। कॉनोज्योर और गोरमे में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, लेकिन कॉनोज्योर का मतलब होता है जिसके पास नॉलेज हो गुड फूड की, आर्ट्स की और म्यूजिक की। लेकिन गोरमे वो इंसान होता है जिसको एक्चुअली में अच्छा खाना खाना पसंद होता है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोरमे। आगे हम चले जाते हैं थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। ओके, सो दिस इज द पैसेज दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैसेज है हमारे पास। नाउ इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम पहले से ही पूरा पैसेज पढ़ने के लिए जाएंगे तो 5 मिनट तो आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में ही लग जाएंगे। ठीक है, वी डोंट वांट दैट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, वी हैव टू सॉल्व
solve 200 questions and we want to grab as much time as possible for the numerical ability and reasoning questions, क्योंकि उसमें आपका calculations में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। इसलिए हम क्या कोशिश करेंगे कि इंग्लिश कंपोनेंट में एटलीस्ट हम क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व करके बाकी कंपोनेंट्स के लिए टाइम बचा सके। तो इंस्टेड इसको पूरा पढ़ने के बजाय हम एक टेक्निक है, उस टेक्निक को बोलते हैं स्कैनिंग मेथड। हम क्या करने वाले हैं, हम पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस को देख के क्वेश्चन में से हम एक कीवर्ड ढूंढ के निकालेंगे और क्विकली इस पैराग्राफ को जो है हम स्कैन करेंगे उस कीवर्ड के लिए। एक मैं आपको करके बताती हूँ तो आपको टेक्निक थोड़ी सी समझ आ जाएगी। पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज फिजिकल डिसऑर्डर, सेकंड ऑप्शन इज हिंडर्ड ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन इज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी हमने पैसेज नहीं पढ़ा है, हमें बस ये पता है फर्स्ट वर्ड को देख के कि पैराग्राफ जो है स्टैमरिंग के बारे में है। क्वेश्चन है स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ, क्यों स्टैमरिंग कॉज होती है। अब जाते हैं हम फिर से पैसेज पे। पहले लाइन आप देख लेंगे, स्टैमरिंग इज अ हैबिट डिसऑर्डर। हमें पता लग गया कि ये एक हैबिट डिसऑर्डर है विच इज लिंक्ड विद, हमारे पास आ गया लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारा क्वेश्चन क्या था, स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ, और पहली ही लाइन में हमें पता लग गया इज लिंक्ड विद लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ स्टैमरिंग जो है वो लिंक्ड होता है। स्टैमरिंग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। द सेकेंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज, अब हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है सेकेंड स्टेज। हम क्विकली क्या करेंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे और हम इसको क्विकली स्कैन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमने देखा 4 स्टेजेस, ठीक है, तो हमारे पास आया फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इज लर्निंग। आगे जाते हैं सेकंड, सेकंड कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, सेकंड इज स्पीकिंग। तो सेकंड स्टेज हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सेकंड स्टेज ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज स्पीकिंग। पहले ही ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, हम जल्दी से पैराग्राफ को स्कैन कर रहे हैं जिससे हमारा टाइम जो है बच रहा है। तीसरे क्वेश्चन पे हम चले जाते हैं। फ्लुएंसी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ द पेशेंट्स थ्रू। अब हमारा यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है फ्लुएंसी, ठीक है। जल्दी से पैराग्राफ पे जाएंगे, स्कैन करेंगे। अब हम देखते हैं फ्लुएंसी कहाँ पे है, द थर्ड स्टेज। यहाँ पे थर्ड स्टेज की बात करी गई है, क्विकली देखते हैं। ओके, सो हियर वी कैन सी द वर्ड फ्लुएंसी लास्ट लाइन में। फ्लुएंसी कैन बी अचीव्ड इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट्स थ्रू हिप्नोसिस। हमारे पास आ गया, हमने कीवर्ड देखा फ्लुएंसी और हमने देखा कि कैसे आप इसको जो है ठीक कर सकते हैं, आप हिप्नोसिस के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। फ्लुएंसी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्पीच ऑफ सच पेशेंट्स थ्रू हिप्नोसिस। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट। तीसरे ऑप्शंस दिए हुए थे हमें स्लैप, पनिशमेंट और सिम्बायोसिस, जो 3 ऑप्शंस गलत है। हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। बाय द टाइम द चाइल्ड बिकम्स 2 years old, he she can. Now in this particular question keyword is child becomes 2 years old. 2 years old जो है हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। क्विकली लेट गो टू द पैराग्राफ। 2 years old, ओके, हमारा यहाँ पे 2 years old यहाँ पे दिया हुआ है, एज ऑफ 2 years, ओके। सो बाय द टाइम द चाइल्ड इज 2 years old, वो क्या क्या करना सीख जाता है। तो हमारे पास है द फर्स्ट इज लर्निंग टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज एंड द सेकेंड इज स्पीकिंग। बोथ ऑफ दीज डेवलप अराउंड द एज ऑफ 2 years। तो इसका मतलब कि जब आपका चाइल्ड जो है 2 साल का हो जाता है तो वो ये 2 चीजें कर पाता है। पहली चीज है ही लर्न्स टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज। आप अगर उसके सामने कुछ बोल रहे हैं तो वो सबसे पहले तो वो सीखना चालू कर देगा, और सेकंड इज स्पीकिंग, समझना सीखना चालू कर देगा और थोड़ा बहुत बोलना भी चालू कर देगा। तो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन स्पीक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नहीं। अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, हाँ। अंडरस्टैंड एंड स्पीक सिंपल लैंग्वेज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तो वो समझता है, अंडरस्टैंड करता है, साथ ही साथ ही ऑल्सो स्टार्ट स्पीकिंग सर्टेन सिंपल सेंटेंसेस, सर्टेन सिंपल लैंग्वेज। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जो है मैंने स्लो अपने प्रोसेस को किया था, बट इफ यू लुक दैट वी डिड नॉट गो थ्रू द होल पैराग्राफ। हमने क्या किया, क्विकली कीवर्ड्स हमने क्वेश्चंस में से देखे और जल्दी से उसको स्कैन करके हमने अपना पैसेज जो है सॉल्व किया हुआ है। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओके। सो यू कैन यूज द स्कैनिंग मेथड इन द रीडिंग comprehension. It will be very very helpful for you during your solving the question paper. It will save you very much a lot of time for the other components like your reasoning and your numerical ability, जिसमें आपको calculations करना पड़ेगा और उसमें आपका time जाएगा ही जाएगा. So it's best that you utilize as much less time as you can in the English language component. And
I would suggest that you start solving, you start practicing the previous year question papers. It will help you in being very, very quick during your NCHM JEE exam. And stay tuned for more such NCHM JEE preparation videos to the channel of IHM Ranchi. Thank you so much. That's it from my side. Thank you.